हेलो माय कैटालिस्ट फैमिली मेंबर्स, कैसे हो। आज से हमारा ये लॉन्ग कोर्स स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम ये फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज देखने वाले हैं, मगर सबसे पहले आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन कौन से आपको टॉपिक, कौन कौन सी रेफरेंस बुक पढ़नी है। सबसे पहले मान लो मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है तो कोई भी ऐसी रेफरेंस बुक नहीं है कि उसमें यदि आप रेफरेंस बुक को पकड़ लो तो आप उसमें से 100% इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर पाओगे। अलग अलग रेफरेंस बुक से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पढ़ना होगा। मैं सारी रेफरेंस बुक को मिला के यहां पे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिक से लेके जो ऑक्सीडेशन स्टेट से लेके यहां पे पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। दूसरी बात, मान लो आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो ऑर्गेनिक में सबसे पहले जो यहां पे कैटालिस्ट में पढ़ाया जाता है आपको जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसके बाद पेरिसाइक्लिक और नेम रिएक्शन है, जो 4 टॉपिक्स है। आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही सिर्फ 400 पेज की 6 नोट्स बनानी होगी। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऐसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी आपको 400 पेज की नोट बनानी है, फिजिकल केमिस्ट्री की भी 400 नोट्स की पेज की नोट्स बनानी है। आपको सब नोट्स अलग अलग रखिएगा भैया। फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में लिखिएगा। इनऑर्गेनिक है, फिर इनऑर्गेनिक में लिखिएगा। ऑर्गेनिक है, फिर ऑर्गेनिक में लिखिएगा। आप सबकी नोट्स पर्टिकुलर होनी चाहिए। दूसरी बात, मान लो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रेफरेंस बुक पढ़ना चाहते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये क्लेडन है, ये केरूथर है, वो हमारी केमिस्ट्री की गीता की जाती है। मगर सबसे पहले बता दूं मैं आपको, यदि क्लेडन और केरूथर पढ़ लिया आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चंस रेफरेंस बुक सिर्फ पढ़ ली और आपको आ गया, ऐसा नहीं होगा। आपको बेसिक से लेके आपको बेसिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, पेरिसाइक्लिक और नेम रिएक्शन, चारों टॉपिक यदि आपको पता है 100%, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारे कंसेप्ट पता है, स्टीरियो केमिस्ट्री का सारे कंसेप्ट पता है, पेरिसाइक्लिक का सारे कंसेप्ट और ये नेम रिएक्शन के सारे कंसेप्ट, तब जाके आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। डिफिकल्ट नहीं है। मगर ये कौन सा है, ये लिंक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है लिंक केमिस्ट्री है। वैसे उसके कंपैरिजन में फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा इजी रहेगा। क्यों, मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से ही आएगा। थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स के साथ जोड़ देते हैं, मगर थर्मोडायनेमिक्स के साथ जोड़ने के बाद भी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन इसका नहीं होता। सो फिजिकल केमिस्ट्री की प्रिपरेशन होती है वो ऑर्गेनिक से थोड़ी कम रहती है। सो ये स्कोरिंग भी बन जाता है। ऑर्गेनिक डिफिकल्ट नहीं है मगर लेंथी है, आपको सततम रहना है उसमें। सारे टॉपिक करने के बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लेडन और केरूथर जैसी रेफरेंस बुक पढ़नी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी रहेगी आपको, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा, आप फर्स्ट टाइम यदि कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, सबसे ज्यादा आपके लिए इजी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहता है। क्योंकि उसमें इतने बड़े कंसेप्ट नहीं आते, उसमें एक्सेप्शनल केस होते हैं, मगर इतने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने फिजिकल केमिस्ट्री के जितने इतने डीप में कंसेप्ट नहीं आते हैं उसमें, मगर आप अच्छी तरह से कर पाओगे। कोई भी स्टूडेंट्स जो होता है फर्स्ट टाइम उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही अच्छा लगता है। मगर इनऑर्गेनिक भी आपको पता ही है, उसमें एक्सेप्शनल केस भी बहुत रहेगा। सो एक्सेप्शनल केस के लिए आपको ये कोचिंग सेंटर एज वेल एज आपको रेफरेंस बुक जो हुई है, हाउस क्राफ्ट है, वह जो रेफरेंस बुक है वो भी आपको पढ़नी होगी। ठीक है। सो सारे जो बैलेंस आपको करनी है। यदि आपको टॉप रैंकिंग करनी है फिर आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सब कुछ आना चाहिए। आपको पॉसिबल है यदि कोई जो पास्ट स्टूडेंट्स जो हमारे कैटालिस्ट में से पास्ट स्टूडेंट्स कई सारे जो है जेआरएफ कर चुके हैं, उसको एक बार उससे टिप्स लीजिएगा। क्योंकि अभी हमारा एक और भी लॉन्ग कोर्स चल रहा है, उसमें कई सारे इतने साइलेंट किलर स्टूडेंट्स जो है, साइलेंट किलर मतलब इतनी प्रिपरेशन कर रहे, इतनी। वो ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में तो चलो माहौल बनता है ऐसे, जो बहुत मेहनत करता है और सारा जो रैंक उसका आता है, मार्क्स उसके नंबर्स जो अच्छे मिल रहे हैं, उसको देख के दूसरे स्टूडेंट्स जो है वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर ये प्रिपरेशन में क्या है, कई सारे स्टूडेंट्स इतने साइलेंट किलर होते हैं। हम मैसेज मुझे आता है, सर इतना हो गए, इतने हो गए, सब कुछ कर लिया है, कोई भी क्वेश्चन पूछो आपको उसको पता होता है। सो ऐसे स्टूडेंट्स जो है हमारे पास पढ़ रहे, ऐसे स्टूडेंट्स उसको ढूंढिएगा और उसकी जितनी मेहनत कीजिएगा। कई सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा आपको, कई सारे ऐसे स्टूडेंट इतनी मेहनत कर रहे भैया, उसका टारगेट ही है कुछ अचीव करने का। सो आप यदि ठान लो कि मुझे ये अचीव करना ही है, फिर आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, सब कुछ ईजी है। सो फ्रेंड्स, मैंने जैसे बताया आपको कि एप्लीकेशन कैसे हमारी यूज करनी है। 4 डेज ये हमारा फ्री डेमो लेक्चर्स है, उसके बाद आपको 100% एप्लीकेशन में ही लेक्चर मिलेंगे।
मगर आपको सबसे पहले एप्लीकेशन कैसे यूज करनी है वो आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिएगा, उसके बाद आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। यदि कोई ग्रुप में आपको ज्वाइन नहीं किया है फिर मुझे मैसेज कीजिएगा। आप यदि ग्रुप में अटैच नहीं हो, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है इसमें प्लीज़ पॉसिबल है तो कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि मोस्टली मैं लेक्चर में रहता हूं, इसलिए आपको मैसेज करना है। यदि आपको मुझसे बात करनी है फिर मैं डायरेक्ट आपको मैं सामने से कॉल करूंगा आपको, यदि आप मुझे परमिशन देते तब आपको सामने से मैं कॉल करूंगा, मगर पॉसिबल है तब मैसेज ही कीजिएगा मुझे 9427435417। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कीजिएगा। यदि आप ग्रुप में अटैच नहीं हो, आपको ग्रुप में यदि ऐड होना है सो ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है मेरा, व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड करवा दूंगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री। सो सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा श्री गणेशाय नमः। आज से हमारा लॉन्ग कोर्स स्टार्ट होता है। सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा श्री गणेशाय नमः, उसके बाद हेडिंग लगा दीजिएगा फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री में आज जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक। चलो अब हेडिंग लगा दीजिएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले मैं बता दूं ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, इस समय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन अब तक के नेट में पूछे गए हैं या तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, नेट हो या तो जीसेट हो या तो गेट हो या तो नीट हो या तो जेई हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आए हैं वो ई नोट सेल वाले कंसेप्ट से आए हैं। मगर उसको समझने से पहले आपको सिंपल सी बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा दूंगा। यदि मैं आपको डायरेक्ट ई नोट सेल कैसे निकाला जाता है, नॉट्स इक्वेशन कैसे निकाला जाता है, वो डायरेक्ट आपको यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है वे डायरेक्ट पढ़ाऊंगा, नहीं आएगा। बेसिक केमिस्ट्री, चलो मान लो आपको कुछ समझ में, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पहली बार पढ़ रहे हो, 12th के बाद आप पहली बार मान लो पढ़ रहे हो, सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नंबर्स लाइन। नंबर लाइन्स तो सब कुछ को पता ही है। यहां पे 0 होता है, चलो यहां पे +1, यहां पे +2, ये +3, +4, मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, ये जो है ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं। यहां पे -1, यहां पे -2, यहां पे -3, -4। चलो लेफ्ट से राइट जब जा रहे हो आप, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, यहां पे लेफ्ट से राइट जाओगे, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक मैं आपको बात बता दूं, आपको केमिस्ट्री कब आएगी, पहली बार जो लेक्चर पढ़ रहे हो ना आप, इतने कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़िएगा, इतने कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ताकि आपको रिवीजन करने में जल्दी हो जाए। परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए आपको, 100% कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। 100% कॉन्सेंट्रेशन है तब आपको ये बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, -3 में से मान लो, -4 में से -3, -3 में से -2, -2 में से -1, राइट लेफ्ट से राइट तक जाओगे आप, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे उसको भैया, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए। चलो दूसरी बात, आप मान लो राइट से लेफ्ट तक आएंगे, मान लो +4 में से +2 आई है तो +2 में से +1, +1 में से 0, 0 में से -1, -1 में से -2। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, यहां पे डिक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे भैया, उसको रिडक्शन बोलेंगे। दूसरी बात, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, वो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक से पढ़ोगे। आपको मान लो कोई भी केमिस्ट्री, आप सबसे पहले कई सारे स्टूडेंट्स इस बार हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, कई सारे स्टूडेंट्स ने फीस पेमेंट भी कर दी है, और वो आगे 2009 में, 2010 में, 2011 में केमिस्ट्री जिसने किया था वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो उसने पूछा था कि सर ये केमिस्ट्री हमें यदि आएगी या नहीं आएगी, 10 साल से ये तो लेफ्ट हो गई है। टेंशन मत लीजिएगा, बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें धीरे 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 आपका कंसेप्ट परफेक्ट हो जाता है। प्रिपरेशन भी कैसे करनी है सब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। चलो देख लीजिएगा, यहाँ पे 0 से
लेके या तो माइनस से लेके चलो लेफ्ट से राइट तक जा रहे हो, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। राइट से लेफ्ट तक आओगे, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे भैया? रिडक्शन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, उसका ऑक्सीडेशन। सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। चलो अब मैं बात कर रहा हूं इसकी। चलो आपको मुझे बताना है ये क्या हो रहा है। जिंक मान लो सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में है, उसमें से मान लो बन रहा है Zn2+। चलो अभी मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं, जिंक में से मान लो बन रहा है Zn2+। इसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन बोलेंगे? जिंक जो है, जिंक, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अभी तो जीरो है, जीरो में से +2 हो रही है, जीरो में से +2 मतलब आप इस तरफ जा रहे हो, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है इसलिए इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है इसलिए इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गए, यहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे। चलो दूसरी बात, मान लो यहां पे हमारे पास Cu2+ एक्वियस मीडिया में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड में यदि कन्वर्ट होता है तब इसको हम क्या बोलेंगे? चलो देख लीजिएगा। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में से 0 हो रही है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में से 0, +2 में से 0 हो रही है, राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी, फिर उसको हम रिडक्शन बोलेंगे। जनरली रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। फिर से, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गए। दूसरी बात, ये पॉजिटिव वाले होते हैं ना तब तो सब किसी का इजी रहता है, मगर मैंने यदि नेगेटिव दे दिया, क्लोराइड दे दिया, फ्लोराइड दे दिया, तब उसमें दिक्कत बहुत होती है। आपको ऑलवेज बैलेंस इक्वेशन याद रखनी है। फिर से, आपको ऑलवेज बैलेंस इक्वेशन याद रखनी है। बैलेंस इक्वेशन की बात करें, किसको बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं? यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है ना, ध्यान से देखिएगा भैया, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? 0 है यहां पे। चलो +2 2 माइनस, +2 2 माइनस क्या होगा? 0 हो गया। दोनों साइड ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस में है। चलो यहां पे देख लीजिएगा, +2 -2, +2 -2 क्या हो गया? +2 -2 0 हो गया। इस साइड भी 0 है, मतलब दोनों साइड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस में होनी चाहिए। चार्ज जो है बैलेंस में होना चाहिए, ठीक है। यहां पे जो चार्ज है इसका 0 है, यहां पे दोनों का एडिशन करोगे फिर 0 आएगा। मगर दिक्कत बहुत यहां पे होती है, जनरली स्टूडेंट्स ऐसे कर देते, मान लो मैंने 2Cl एक्वियस, इसका मुझे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में चेंजेस करना है, यदि जनरली स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन माइनस इट गिव्स Cl2। ऐसे कभी मत लिखना भैया, ऐसा कभी मत कीजिएगा। कभी भी नेगेटिव को नेगेटिव मत खिलाएगा, नेगेटिव कभी नेगेटिव को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहां पे इधर इसका यदि राइट इक्वेशन लिखना है आपको, राइट इक्वेशन ऐसे लिखा जाएगा, 2Cl- मतलब क्लोराइड है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके -1 में से 0, -1 में से 0 मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, और ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी उसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी उसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। दूसरी बात, यहां पे बैलेंस कर लीजिएगा, यहां पे 2 माइनस है, -1 इसका चार्ज है, 2 इक्विवेलेंट है इसलिए 2 माइनस, यहां पे भी 2 माइनस, दोनों साइड बैलेंस में है, 2 माइनस 2 माइनस। ऐसा इक्वेशन कभी मत लिखिएगा, याद रखें। अभी मैंने बोला है ना, फिर भी जब यहां पे इसका सेल रिएक्शन करते होगे ना, तब जाके फिर से ऐसी गलती आपसे होगी 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 ही। यदि थोड़ा सा भी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चुका है यहां पे, तब आपको ये गलती होगी ही होगी। सो कभी ऐसा मत कीजिएगा, नेगेटिव को नेगेटिव मत खिलाएगा। दूसरी बात, ये हमारा राइट है या रॉन्ग है कैसे पता चलेगा? बैलेंस कर लीजिएगा, 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस होगा, यहां पे तो 0 है, 4 माइनस और 0 दोनों सेम नहीं होते। सो आपको बैलेंस भी पता होना चाहिए साथ में। चलो नेक्स्ट, यहां पे और एक Cl2 गैस मान लो हमारे पास है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो 2Cl- में मान लो कन्वर्ट हो रहा है। चलो इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे या ऑक्सीडेशन बोलेंगे? देख लीजिएगा, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की 0 है, 0 में से -1 हो रही है, टोटल -2, क्योंकि 2 इक्विवेलेंट है इसलिए। चलो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, इसकी 0 है, इसकी -1 है।
जीरो में से -1 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, उसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन बोलेंगे। या तो यहां पे ऐसे भी देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसको रिडक्शन बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन यहां पर रिलीज कर रहा है, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। बैलेंस कर लीजिएगा, यहां पे 0 है, यहां पे -1 है। सो 0 में से -1 यहां पे आ रहे हो, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, उसको बोलेंगे हम रिडक्शन। मगर टोटल चार्ज का यदि बैलेंस किया जाए, यहां पे 2 वहां पे भी 2 सो दोनों साइड बैलेंस हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। सो आपको यदि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कहीं पे भी दिक्कत आ जाए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नंबर्स लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यदि नंबर लाइंस ड्रॉ कर ली आपने, तब आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा ऑक्सीडेशन किसको कहा जाता है, रिडक्शन किसको कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसको उतार लीजिएगा, आगे ये कंप्लीट नहीं हुआ है, और भी आगे हम पढ़ने वाले हैं, देख लीजिएगा। सबसे पहले चलो यहां पे मैं और रिएक्शन आपको देता हूं, आपको यह मुझे बताना है कि इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे या तो रिडक्शन बोलेंगे। मान लो हमारे पास है Fe2+, उसमें से बन रहा है Fe3+। चलो इसको क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन। बैलेंस भी करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन का बैलेंस करेंगे हम। +2 में से +3 मतलब लेफ्ट टू राइट, उसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, +2 में से +3 बन रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, वो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। चलो बैलेंस कर लीजिएगा, यहां पे +2 है, +3 में से -1 निकाल दीजिएगा, +2 हो जाएगा, दोनों साइड बैलेंस में। दूसरी बात, चलो यहां पे हमारे पास Cu2+ है, वो मान लो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu+1 में कन्वर्ट हो रहा है, Cu+1 में। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कीजिएगा, यहां पे +2 है, यहां पे +1, +2 में से +1, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, इसलिए इसको रिडक्शन बोलेंगे हम। ठीक है, चलो दूसरी बात, इसको क्या बोलेंगे हम, F2 गैस और उसमें से 2F- मान लो बन रहा है। इलेक्ट्रॉन आप किस साइड लिखोगे, लेफ्ट साइड या तो राइट साइड। सो फ्रेंड्स देख लीजिएगा, सबसे पहले 0 में से -1 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, मतलब इसको बोलेंगे हम रिडक्शन। और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, रिडक्शन में ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। बैलेंस कर लीजिएगा, यहां पे 2 है, वहां पे भी 2 है, ये हो गया बैलेंस। सो फ्रेंड्स आपको ये सबसे पहले तो ये रिएक्शन पता होनी चाहिए। रिएक्शन ये आपको पता है उस तब आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। सबसे पहले चलो +3 में से मान लो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये +2 बन रहा है। ऑक्सीडेशन +3 में से +2 मतलब ये डिक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी, उसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन बोलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए। ठीक है, सो सबसे पहले ये सारी जो रिएक्शन है उतार लीजिएगा इसको, और मैं आपको हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन की ये मान लो ये दे रहा हूं। हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन किसको बोला जाए तो वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, मगर चलो मुझे ये बता दीजिएगा इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं या तो रिडक्शन बोलते हैं। यहां पे आपको मुझे ये बताना है इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे या तो रिडक्शन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानना है आपको। चलो मान लो Fe3+ में से Fe2+ बन रहा है। चलो मान लो यहां पे Cl- में से 1/Cl2 बन रहा है। चलो उसके बाद 1/F2 में से मान लो F- बन रहा है। उसके बाद चलो Cu+1 में से मान लो Cu2+ बन रहा है। उसके बाद मान लो Hg2+ में से Hg+ बन रहा है। आपको पहचानना है ये जो है कौन सा हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या तो रिडक्शन हो रहा है। हेलो, फुल्ली कंसिडरेशन के साथ पढ़िएगा, थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहां पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत होगी, थोड़ी सी भी यहां पे चेंज नहीं होनी चाहिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। ये जो आंसर है वो, चलो 0 में से +2 हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। +2 में से 0 हो रही है, इसको बोलेंगे रिडक्शन बोलेंगे। क्यों भैया रिडक्शन, क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। +3 में से +2 डिक्रीज हो रही है, इसलिए इसको रिडक्शन बोलेंगे। -1 में से 0 मतलब ये इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। 0 में से -1 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, उसको बोलेंगे हम रिडक्शन।
+1 में से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन। +2 में से +1 डिक्रीज हो रही है, इसलिए उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। सो सबसे पहले आपको ये कौन सा रिडक्शन है, कौन सा ऑक्सीडेशन है, ये पता होना चाहिए। यदि आप इसमें कंफ्यूजन हो गए, कंफ्यूजन हो रहा है कुछ, कोई बात नहीं, नंबर लाइन ड्रॉ करके आप सोल्व कीजिएगा। यहां पे सबसे पहले ये जो आपको क्वेश्चन दिए गए थे, नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा सबसे पहले। यदि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कोई दिक्कत है, यहां पे सब +1 +2, यहां पे -1 -2 ऐसा रख दीजिएगा। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तब इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, फिर उसका उल्टा रिडक्शन बोलेंगे। नंबर लाइन यदि आपने ड्रॉ कर ली, कभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में गलत नहीं होगा। आई बात तो समझ में? चलो इसको उतार लीजिएगा। अब हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। चलो नेक्स्ट, अब जो मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट टॉपिक उसका। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो हमें सेल पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो सेल पढ़ने हमें, एक जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेल जो है सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है एक तो, दूसरा जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये दो सेल हमें पढ़ने हैं सबसे पहले। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले ये दोनों का डिफरेंस देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। अब पूरी कंसिडरेशन से पढ़िएगा। यदि एक आपको सेल समझ में आ गया ना, एक सेल, उसके बाद सारे सेल आपको समझ में आ जाएंगे। एक सेल परफेक्ट ध्यान से पढ़िएगा। चलो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, मान लो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, विद्युत रासायनिक कोष जिसको कहा जाता है, वो इलेक्ट्रोलिसिस मतलब विद्युत विभाज्य कोष जिसको कहा जाता है। चलो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सबसे पहले इसमें 2 लेसर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। 2 लेसर्स चाहिए यहां पे, मतलब यहां पे 2 बीकर रखे हुए ऐसे कुछ, यहां पे इसमें हमें इलेक्ट्रोड चाहिए। मान लो मैं डेनियल सेल की यदि बात कर रहा हूं, फिर डेनियल से ये सेल है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल। किसको गैल्वेनिक बोला जाता है, किसको वोल्टेइक बोला जाता है, किसको ये डेनियल सेल बोला जाता है, वो मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। मगर सबसे पहले यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है में 2 लेसर्स होते हैं। ये 2 लेसर्स में 2 इलेक्ट्रोड, यहां पे 2 इलेक्ट्रोड डुबाए गए हैं, उसमें से दोनों को मान लो गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया है। ये दोनों को गैल्वेनोमीटर से जोड़े गए हैं, मान लो। दोनों को अटैच करने के लिए यहां पे सॉल्ट ब्रिज, दोनों को अटैच करने के लिए यहां पे ऐसी उल्टी यू, यहां पे इसको ग्लास वुल, यदि आप कहीं पे भी इंडस्ट्रीज में हो और ग्लास वुल आपको दिया गया, कभी हाथ से मत उसको टच कीजिएगा भैया। ग्लोव्स पर ग्लोव्स जो है उसको साथ ही इसको टच कीजिएगा। ग्लोव्स यदि आपने पहने नहीं है फिर इसको कभी टच मत कीजिएगा, ग्लोव्स पहन के ही आपको इसको टच करना है। ग्लास वुल को बात कर रहा हूं मैं। अब ये जो सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज उसमें फिलअप किया जाएगा, याद रखिएगा। सॉल्ट ब्रिज में आपको फिलअप करना है यहां पे कोई ऐसा जिसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, जिसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। कौन से सॉल्यूशन यहां पे, कौन सी पेस्ट यहां पे रखी जाएगी, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे। मगर यहां पे सॉल्ट ब्रिज जो है, सॉल्ट ब्रिज, सबसे पहले इसको आपको पता होना चाहिए, इसको हम सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज जो है उसमें आपको बता दूं, एमोनियम नाइट्रेट या तो पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, KCl, ऐसे कई सारे जो है ऐसे सॉल्ट ब्रिज में हम फिलअप कर सकते हैं। मगर कई ऐसे भी सॉल्यूशन हो गए कि मान लो यहां पे AgNO3 की बात आ गई, तब उसमें KCl हम फिलअप नहीं कर सकते। AgNO3 का सॉल्यूशन है तब, क्यों वो मैं आगे बताऊंगा। क्योंकि यहां पे KCl में से Cl- और इसमें AgNO3 में से Ag+ और Cl- एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके AgCl के PPT आ जाता है, इसलिए उसमें AgCl, यहां पे Ag आयन जो होता है AgNO3,
तब यहां पे Cl माइनस हम KCl यहां पे नहीं फिलअप कर सकते, वो आगे मैं बताऊंगा। अभी इसका पर्पस जो है, इसका जो सिद्धांत है वो समझ लीजिएगा। सबसे पहले मान लो ये रोड जो है, ये इलेक्ट्रोड वो जिंक मेटल का है, और यहां पे ये जो रोड है, ये रोड वो मान लो कॉपर मेटल का है। 100% कंसिडरेशन रखिएगा भैया, यहां पे जो मैं क्या कहने जा रहा हूं समझिएगा पूरा। ये जो रोड है हमारे पास वो जिंक का है, ये रोड कॉपर का है। अब इसमें रिएक्शन कौन सी होगी? याद रखें, जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से कई गुना ये जिंक जो है वो रिएक्टिव हो। पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा रिएक्टिव है? नेक्स्ट लेक्चर में, इसके बाद के लेक्चर में ईएमएफ सीरीज में पढ़ाऊंगा आपको। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो आएगा ईएमएफ सीरीज से आप देख के ही पता चल जाएगा भैया, उसको याद रखने की भी जरूरत नहीं होगी, देख के आपको पता चल जाएगा ये मोर रिएक्टिव होगा, ये लेस रिएक्टिव होगा, देख के ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो आगे उसकी बात बाद में करेंगे हम। सबसे पहले इसमें रिएक्शन क्या होता है देख लीजिएगा। इसमें रिएक्शन क्या होता है? ये जो जिंक मेटल है ना, जिंक मेटल में से या रोड में से इसमें Zn2+ आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके इसमें Zn2+ आयन आएगा। और ये रोड है ना, रोड वो ZnSO4 का सॉल्यूशन जो होता है उसमें ही रखा जाता है। ये जो रोड है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट रोड, उसको हम ये ZnSO4 के सॉल्यूशन में रखेंगे। दूसरी बात, ये कॉपर का रोड है, उसको हम Cu2+, जिसमें Cu2+ है मतलब CuSO4 कॉपर सल्फेट में ही रखेंगे। इसको हम इसमें कॉपर सल्फेट रखा जाएगा जिसमें Cu2+ आयन जो होता है। ऐसा क्यों, आगे हम पढ़ेंगे। चलो ये रिएक्शन की बात तो बाद में करेंगे, मगर सबसे पहले देख लीजिएगा। यहां पे हमने पढ़ा था भैया, ये दो तरीके के ये सेल होते हैं। एक जो होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पहले तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसकी तो हम डिटेल में हम आगे बात करेंगे, मगर सबसे पहले ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो तो पता होना चाहिए ना। इसमें 2 लेसर्स होते हैं, इसमें देख लीजिएगा सिर्फ और सिर्फ एक ही लेसर होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही लेसर होता है, एक ही बीकर होता है। यहां पे देख लीजिएगा, ये जो है दोनों इलेक्ट्रोड सेम सॉल्यूशन में डुबाए गए हैं। यहां पे डिफरेंट सॉल्यूशन में डुबाए गए हैं, यहां पे सेम सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन में, एक ही इलेक्ट्रोलाइट में दोनों को रखा गया है। यहां पे दोनों को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया है, यहां पे दोनों को बैटरी से जोड़ा जाएगा, यहां पे दोनों को इसी बैटरी से जोड़ा जाएगा। आपको बैटरी से उसको जोड़ना है। दूसरी बात, बैटरी का जो ये स्मॉल पार्ट है वो नेगेटिव होता है, ये लार्ज पार्ट है वो पॉजिटिव होता है। नेगेटिव के साथ जो जोड़ा गया है उसको नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ जोड़ा गया है उसको पॉजिटिव बोलता है। यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव कौन डिसाइड करता है भैया? यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव हो बैटरी डिसाइड करेगा। नेगेटिव पॉजिटिव कौन डिसाइड करेगा? बैटरी डिसाइड करेगी यहां पे। ठीक है, चलो यहां पे मान लो हमने मोल्टन NaCl मतलब यहां पे Na+ और Cl- इसमें जो रहेगा मोल्टन सॉल्यूशन में, मोल्टन का मतलब याद रखिए उसमें वाटर का एक भी बूंद नहीं है, वाटर है ही नहीं, पानी उसमें है ही नहीं। सो यहां पे जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शन होगी देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहा हूं मैं। यहां पे जो पॉजिटिव है ना वो अट्रैक्ट होगा नेगेटिव के साइड, नेगेटिव जो है अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव के साइड। फिर से ये जो नमक की बात है, ये NaCl, मोल्टन NaCl मतलब 100% NaCl के अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। यहां पे इसके रिएक्शन की यदि बात करें हम, फिर ये कैथोड जो है, कैथोड जिस पे रिडक्शन होता है, कैथोड किसको बोला जाता है? जिस पे रिडक्शन होता है उसको हम बोलेंगे कैथोड। एनोड किसको बोलेंगे? जिस पे ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलेंगे हम एनोड। कैथोड किसको बोलेंगे भैया? जिस पे ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड, और जिस पे रिडक्शन होता है उसको कैथोड बोलेंगे हम। सबसे पहले कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो। एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन ही होगा, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन ही होगा, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है, चलो पहले कैथोड की बात कर लें।
कैथोड पे सोडियम जो है यहां पे यदि एक्वियस में होता है, एक्वियस लिखते हैं, मगर यहां पे लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म, मोल्ट किया गया है, उसको पिघलित किया गया है। सोडियम जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन जो बैटरी में थे आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके सोडियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे यहां पे जो Cl माइनस है, Cl माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके यहां पे देख लीजिएगा, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके वो कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 गैस में। मतलब मोल्टन NaCl का यदि आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया, फिर यहां पे सोडियम प्लस है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो सोडियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। या Cl माइनस जो है यहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, वो फिर से यहां पे इसमें आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो रिलीज किया उसने। सो फ्रेंड्स यहां पे Na प्लस Cl माइनस, मतलब ये NaCl था ना, ये एक्चुअली NaCl था, NaCl मोल्टन, मोल्टन मतलब लिक्विड फॉर्म में, उसके इलेक्ट्रोलिसिस से हमें सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस से मिला। ये बात जो हुई वो इलेक्ट्रोलिसिस की बात हुई। ये जो बात हुई वो कौन सी हुई, इलेक्ट्रोलिसिस की बात हुई। इलेक्ट्रोलिसिस में सिर्फ वन ही लेसर होता है। हेलो, मैं आपको बोल रहा हूं, सुनिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस में सिर्फ और सिर्फ एक ही लेसर होता है। मगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 लेसर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल, उसके बाद हम पूरा का पूरा डिफरेंस देखेंगे हम। चलो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पूरी तरह से देखिएगा, 100% फोकस अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे करेंगे। यहां पे इसमें सबसे पहले 2 लेसर्स होते हैं, इसमें सॉल्ट ब्रिज की जरूरत होती है, उसमें सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं होती है। इसमें जो भी एक्टिव मेटल होती है ना, एक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल, उसका ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, और जो लेस रिएक्टिव होती है उसका रिडक्शन होता है। यहां पे मोर एक्टिव है जिंक, वो कैसे पता चलेगा, इसके बाद का लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, कौन सी मोर रिएक्टिव मेटल है, कौन सी लेस रिएक्टिव मेटल है, इसके लिए आपको उसके बाद का लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब यहां पे देखिएगा, ये जो एनोड है ना, एनोड ऑलवेज याद रखिएगा, लेफ्ट साइड जो रखा गया है उसको एनोड कहेंगे, राइट साइड जो है उसको हम कैथोड कहेंगे। कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है। अब क्या होगा देख लीजिएगा, एनोड जो है ना, एनोड उसमें ये जो जिंक मेटल है हमारे पास, जिंक मेटल याद रखिएगा, सेल रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल, 2 तरीके के सेल होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल सेल, इरिवर्सिबल सेल। रिवर्सिबल भी होते हैं, इरिवर्सिबल सेल भी होते हैं। यहां पे ये रिवर्सिबल सेल है, मान लो यहां पे जिंक जो है, जिंक वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो Zn2+ आयन में कन्वर्ट होता है। ध्यान से देखिएगा, जिंक मेटल यहां पे जो भरी हुई है, जिंक मेटल, ये पूरी रोड है वो जिंक मेटल का ही रोड है ना, जिंक मेटल Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगी। देख लीजिएगा, जिंक मेटल Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहां पे 0 में से +2 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन ही होगा। अब मैं जो कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, जिंक मेटल जो है ना, जिंक मेटल, उसमें से Zn2+ तो बन गया, ये Zn2+ तो सॉल्यूशन में आ गया, सॉल्यूशन में आ गया। अब जिंक में से Zn2+ तो सॉल्यूशन में आ गया, मगर यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन उसने जो रिलीज किया, वो इलेक्ट्रॉन तो जो है वो तो रोड में ही रहेंगे। अब रोड में इलेक्ट्रोड जो है, ये रोड में यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, देख लीजिएगा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। अब ये एनोड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लो बढ़ गई, फिर ये जो रोड है पूरा नेगेटिव हो जाएगा। वहां पे बैटरी से पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड होता था इलेक्ट्रोलाइटिक में, बाद में फिर से लास्ट में देखेंगे ही हम, मगर वहां पे बैटरी से डिसाइड होता था, मगर यहां पे रिएक्शन से डिसाइड होगा, ये केमिकल रिएक्शन से डिसाइड होगा। ये जिंक में से Zn2+ बन रहा है, जिंक में से Zn2+ बन रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो गए, इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो गए वो यहां पे रोड में ही रह गए। अब रोड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, सो यहां पे नेगेटिव चार्ज हो गया, ये
सो नेगेटिव के सामने वाला लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है यहां पे वो पॉजिटिव अपने आप बन जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, सो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन एनोड से जाके कैथोड तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साइड। इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन अप जा रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे। अब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर ये Cu2+ है भैया, ये क्या करेगा Cu2+ जो है कैथोड पे, ये कैथोड पे Cu2+ एक्वियस मीडिया में जो पड़ा है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। Cu2+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर से यहां पे क्या होगा, जिंक जो रिएक्टिव मेटल है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जो लेस रिएक्टिव उसका रिडक्शन होता है। जिंक में से Zn2+ इसमें आ रहा है, जिंक में से Zn2+ इसमें आ रहा है, उसमें Cu2+ में से Cu यहां पे डिपॉजिट हो रहा है। यहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो ये रिएक्शन है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन डिसाइड करेगी कौन नेगेटिव बनेगा कौन पॉजिटिव बनेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बैटरी डिसाइड करेगी, जो बैटरी का शॉर्ट है उसके साथ जोड़ा गया है उसको नेगेटिव कहेंगे, जो लॉन्ग पार्ट है उसके साथ जोड़ा गया है उसको पॉजिटिव कहेंगे। चलो यहां पे दूसरी बात, अब इसमें से Zn2+ आ रहा है, इसमें Cu2+ अटैच हो रहा है। अब सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या होगा अभी हम देखेंगे, मगर सबसे पहले देख लीजिएगा। मान लो ये रिएक्शन होती गई, जिंक में से Zn+ बनता गया। ये जिंक का रोड का यदि आपको वेट पूछ ले, ये जिंक का रोड का वेट लॉस होगा वो गेन होगा, मतलब इसका वेट बढ़ेगा। जिंक जो ये ब्लेड, जिंक ब्लेड होगी, ये जिंक ब्लेंड नहीं बोल रहा हूं मैं, ब्लेड मतलब ये इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूं। इसका वेट पहले नाप लो आप, मान लो इसका जो वेट है वो आपने 10 ग्राम ले रखा है, धीरे धीरे रिएक्शन होती जाएगी, इसका वेट जो है वो क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि जिंक में से Zn2+ बन रहा है। यहां पे कॉपर की बात करें, चलो Cu2+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। फिर सोचिएगा यहां पे कॉपर जो है, कॉपर मेटल वहां पे डिपॉजिट हो रही है, सो Cu का जो इलेक्ट्रोड है, Cu का जो रोड है, उसकी जो स्ट्रिप है उसका वेट गेन होता जाएगा, उसका वेट बढ़ता जाएगा। इसका वेट लॉस होगा, उसका वेट इंक्रीज होगा। आई बात समझ में? चलो दूसरी बात, यहां पे हम सेल रिएक्शन लिखते हैं, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज का भी रोल देखेंगे। सेल रिएक्शन में सबसे पहले यहां पे जो भी इसने जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए उतनी इसने यहां पे एक्सेप्ट किया है, सो ये इलेक्ट्रॉन लेफ्ट और राइट तो उल्टा जाएगा, सो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, लेफ्ट 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर राइट में 2 इलेक्ट्रॉन है। लेफ्ट साइड को एडिशन कीजिएगा, जिंक सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वियस, इट गिव्स, यहां पे है Zn2+ एक्वियस प्लस Cu सॉलिड, ये हो रहा है अभी सेल रिएक्शन में, ठीक है। चलो अब सॉल्ट ब्रिज की बात करते हैं। अब सॉल्ट ब्रिज जो है उसका रोल क्या रहता है, इसमें जो सॉल्ट ब्रिज में यहां पे जो जार सारे भरे गए हैं उसका भी रोल क्या रहेगा, सबसे पहले देख लीजिएगा। पहले मैं आपको यह बताता हूं, Zn2+ जो है ना, Zn2+ एक्चुअल में Zn2+ तो कलरलेस होता है, याद कीजिएगा। जिंक में से Zn2+ यहां पे आ रहे हैं, सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कलर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर यहां पे देख लीजिएगा, कॉपर सल्फेट का आपको पता है ब्लू कलर होता है, वाटर में डाल के CuSO4 ऐसे जो बनता है हाइड्रेट, उसका ब्लू कलर का होता है वो Cu2+। अब क्या होगा, ध्यान रखिएगा, Cu2+, ये जो ब्लू कलर है वो किस पे डिपेंडेड है, Cu2+ से डिपेंडेड है। अब Cu2+ ही यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यहां पे कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें Cu2+ की कंसंट्रेशन क्या होगी, सोचिएगा। कैथोड के सॉल्यूशन में Cu2+ की कंसंट्रेशन क्या होगी, कैथोड में Cu2+ की कंसंट्रेशन क्या होगी भैया, डिक्रीज होगी।
इसकी कंसंट्रेशन के हिसाब से तो ये ब्लू कलर था, अब Cu2+ ही निकल जाएगा, Cu2+ ही Cu कॉपर में कन्वर्ट होता जाएगा, यहां पे Cu2+ की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। तब इसका जो ब्लू कलर है, इसका जो ब्लू कलर है वो धीरे 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 इसका ब्लू कलर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता, इसकी इंटेंसिटी जो है डिक्रीज होती जाएगी, लास्ट में नियरली इक्वल टू कलरलेस हो जाएगा, नियरली इक्वल टू कलरलेस हो जाएगा। मगर अब देखिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जिंक में से Zn2+ आ रहा है, इसमें जिंक में से Zn2+ आएगा। मान लो ये ZnSO पर हमने पहले से ही इसमें तो बनाई है ना, पहले से ही इसमें ZnSO पर यहां पे फिल किया ही है। देखिएगा आप, हमारे पास मान लो बिफोर आफ्टर की बात कर रहा हूं, हमारे पास इसमें सॉल्यूशन में Zn2+ है। अब ध्यान से देखिएगा भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। बिफोर मतलब पहले की बात है, आफ्टर मतलब रिएक्शन होती है तब की बात है। इसमें भी मैं Cu2+, कॉपर जो है Cu2+, इसमें SO4 है 2-। बिफोर आफ्टर की बात करूंगा इसमें, चलो ये बिफोर आफ्टर है क्या, मान लो जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया तब ये पहले से ही ये 100 ये रखे थे, 100 ये रखे थे, ये भी मान लो हमने 100 रखे थे ये, ठीक है, ये भी 100 रखे थे हमने। चलो इसमें पहले से ही 100 रिएक्शन जब स्टार्ट की उससे पहले ही Zn2+ का जो वैल्यू था वो 100 था, मतलब 100 Zn+2+ थे उसमें। अब सोचिए इसमें Zn2+ आ रहा है, मान लो एक Zn2+ आया, 100 में से कितने हो जाएगा रिएक्शन के बाद, 101 हो जाएगा। मगर इसमें जो SO4 है वो तो 100 के 100 ही रह गए। चलो यहां पे देखिएगा, जैसा यहां पे Zn2+ आया, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर गया। Cu2+ जो 100 थे, पहले कितने थे भैया, 100 थे ना। Cu2+ जो 100 थे वो 100 में से मान लो 1 Cu2+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 में से यहां पे कितने बचेगा आफ्टर रिएक्शन, 99 बचेगा। मगर सल्फेट तो को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो 100 के 100 ही रहेगा। एक्चुअल में यहां पे क्या हो रहा है देख लीजिएगा, यहां पे SO4 2- है ना, SO4 2- वो 100 है, उसकी कंपैरिजन में ये पॉजिटिव बढ़ गया है, उसकी कंपैरिजन में पॉजिटिव बढ़ गया है। यहां पे Cu2+ 99 है, SO4 2- 100 है, पॉजिटिव की कंपैरिजन में नेगेटिव बढ़ गया है। फिर से यहां पे नेगेटिव की कंपैरिजन में पॉजिटिव बढ़ गए, या तो ऐसे कह सकते हैं पॉजिटिव की कंपैरिजन में नेगेटिव कम हो गए है। इसमें नेगेटिव कम हो गए हैं, इसमें पॉजिटिव के कंपैरिजन में ये जो है नेगेटिव बढ़ गए हैं। इसमें नेगेटिव कम हो रहा है, इसमें नेगेटिव ज्यादा हो गया। सो इसमें SO4 2- जो ज्यादा हो गया है, इसमें SO4 2- कम हो गया है। सो SO4 2- यहां से आके यहां तक आएगा, मतलब यह हुआ कि यहां पे निकल के यहां पे SO4 2- आएगा, आया ना। ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। कई भी रेफरेंस बुक में मैंने देखा है कि SO4 2- को यहां पे ऐसे बोलते हैं कि भैया SO4 2- है ना, वो कैथोड के सॉल्यूशन में से निकल के यहां पे आ जाता है। ऐसा नहीं होता भैया, कभी ऐसा मत करवाएगा। चलो फिर ऐसा होता, फिर ये आपको फिल करने की क्या जरूरत है। मान लो हमने पोटेशियम नाइट्रेट इसमें फिल किया है, चलो पोटेशियम नाइट्रेट इसमें फिल किया हमने, फिर ये फिल करने की जरूरत क्या होगी, सॉल्ट ब्रिज की जरूरत ही क्या होगी। यदि ऐसे आ जाता फिर SO4 2- नहीं आता भैया इसमें से, इसमें ऐसा थोड़ी ना पॉजिटिव की कंपैरिजन ये नेगेटिव बढ़ गया और इसमें नेगेटिव बढ़ गया, नेगेटिव कम हो गया, इसलिए SO4 2- इसमें से आके इसमें बैलेंस कर देगा, ऐसा नहीं होता। फिर क्या होता है देख लीजिएगा, मान लो हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट को मैं ऐसे लिख सकता हूं K+2NO3-, इसको मैं 2K+2NO3- इसलिए लिखूंगा, याद रखिएगा। चलो इसमें जैसे Zn2+ आएगा, जैसा पॉजिटिव आएगा ना, वैसे ही यहां पे ये सॉल्यूशन में से ये NO3 ये जो NO3 है वो 2 इक्वलेंट इसमें आएंगे। क्यों भैया आएंगे, ये पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए नेगेटिव आ जाएगा। दूसरी साइड जैसे यहां पे Cu2+ निकल जाएगा, 2K+ इसमें से सॉल्ट ब्रिज में से निकल के इसमें आ जाएगा, क्योंकि यहां पे जो SO4 2- की जो संख्या है, नंबर से वो बढ़ गए हैं, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए 2K+ इसमें आ जाएगा।
सो यहां पे जो ये सोल्ट ब्रिज में भरा हुआ है ना पोटेशियम नाइट्रेट या तो कोई भी है इसमें भरा हुआ, वो सोल्ट ब्रिज का रोल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी जनरेट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी जनरेट करता है। पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए इसमें से नेगेटिव आएगा, नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए इसमें से पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव निकल गया तब इसमें पॉजिटिव आएगा। यहां पे पॉजिटिव ऐड हो रहा है इसलिए यहां पे नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए नेगेटिव आएगा, नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव आएगा। सो सोल्ट ब्रिज का जो रोल है एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी जनरेट करना है। यदि सोल्ट ब्रिज ना होता फिर यह रिएक्शन ही ना होता। सोल्ट ब्रिज नहीं होता फिर यह रिएक्शन होता ही नहीं। सो याद रखें, आपको यह पता होना चाहिए भैया सोल्ट ब्रिज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको बिफोर आफ्टर ये लिख लेना एक बार, मैं यहां पे इरेज कर देता हूं। ये क्यों जरूरत पड़ी सोल्ट ब्रिज की वो आपको ये बिफोर आफ्टर से समझ में आ गया होगा आई होप। चलो यहां पे इसको आपको लिखना है, मैं इसको निकाल देता हूं मगर आपको तो इसको लिखना ही है। चलो पूरी देखिएगा यहां पर रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा हूं मैं। आई होप कि आपको सोल्ट ब्रिज का जो रोल है वो पता चल गया होगा। सोल्ट ब्रिज का जो रोल है वो क्या रहेगा। अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूं ध्यान से देखिएगा, यहां पे फिर से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सबसे पहले 2 लेसर्स होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सबसे पहले कितने लेसर्स होते हैं भैया, 2 लेसर्स होते हैं। 2 लेसर्स में से जो भी मोर रिएक्टिव है उसको एनोड पे रखा जाता है, जो भी लेस रिएक्टिव है उसको कैथोड पे रखा जाता है। कैसे पता चलेगा कौन सा मोर रिएक्टिव है कौन सा लेस रिएक्टिव है, वो आपको इसकी ईएमएफ सीरीज इसके बाद के लेक्चर में जो हम देखेंगे उससे पता चलेगा। आपको देख के ही पता चलेगा इसको एनोड रखना है इसको कैथोड रखना है। जो भी मोर रिएक्टिव होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जो भी लेस रिएक्टिव होता है उसका रिडक्शन होता है। जिंक में से Zn2+ इसमें आ रहा है, सो जिंक में से Zn2+ इसमें आएगा और इसमें से इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हो गए वो रोड में आ जाएगा, रोड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, सो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है लेफ्ट टू राइट, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन का ये करंट होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। मगर आपको ये पता है फिजिक्स यदि थोड़ी बहुत आपने पढ़ी है, फिर जिस साइड इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना उसके ऑपोजिट में करंट की डायरेक्शन होती है, विद्युत प्रवाह जिसको बोलते हैं। इस साइड इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड तरफ जाते हैं और करंट ऐसे बोला जाता है कैथोड से एनोड तरफ जाता है। करंट एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉन से ही होता है, मगर याद कीजिएगा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की होती है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन हम करंट की लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड से कैथोड तरफ जाता है और करंट जो है करंट वो ऐसे बोलते हैं कि कैथोड से एनोड तरफ आता है। यहां पे ये आउटर सर्किट जो है, आउटर सर्किट उसमें जो ये जो इलेक्ट्रिसिटी हो इलेक्ट्रॉन से है और यहां पे ये आयंस जो है, आयन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आयन से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसका मतलब ये हो गैलोमीटर की जगह पे मान लो आपने बल्ब रख दिया, कोई बल्ब रख दिया, फिर क्या होगा, जैसा यहां पे केमिकल रिएक्शन होगा वहां पे बल्ब स्टार्ट होगा। उसका मतलब ये हुआ केमिकल रिएक्शन हुआ और यहां पे इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हुआ। इसका पर्पस क्या है भैया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, केमिकल रिएक्शन का इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्जन करना है। केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। ठीक है, फिर से इसकी मान लो कलर की बात की जाए, इंटेंसिटी की बात की जाए, इसमें Zn2+ तो कलरलेस होता है, वो कैसे पता चलेगा, इनऑर्गेनिक से पता चलेगा। जैसा यहां पे Zn2+ पॉजिटिव आता है उसको बैलेंस करने के लिए सोल्ट ब्रिज में से नेगेटिव आएगा। 2+ आ रहा है इसलिए 2- की जरूरत पड़ेगी हमें। जैसे यहां पे Cu2+ यहां पे आ रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, Cu2+ कम होगा, Cu2+ की जगह पे Cu2+ को बैलेंस करने SO4 को बैलेंस करने के लिए 2K+ आ जाएगा इसमें। आफ्टर रिएक्शन इसका वेट कम हो जाएगा, ये लॉस होगा वेट, इसका वेट ज्यादा हो जाएगा, वो गेन करेगा, उसका वेट बढ़ता जाएगा। इसकी इंटेंसिटी कॉपर 2+ जो है ब्लू, उससे ब्लू कलर होता है, ये सॉल्यूशन की इंटेंसिटी धीरे 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 कम होती जाएगी। एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होता है। आई बात समझ में?
सोल्ट ब्रिज का तो आपको पता चल गया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी जनरेट करने के लिए। यहां पे कैथोड एनोड का रिएक्शन भी आपको पता चल गया है, जिंक में से Zn2+ बन रहा है, वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां पे Cu2+ में से ये Cu बन रहा है, यहां पे जो हो रहा है वो रिडक्शन हो रहा है। और उसका सेल रिएक्शन यहां पे देख लीजिएगा, लेफ्ट और राइट में से 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, जिंक और Cu2+, इस साइड Zn2+ और Cu, मतलब जिंक में से Zn2+ बन रहा है ऑक्सीडेशन, Cu2+ में से Cu बन रहा है, मतलब वो रिडक्शन हो रहा है। दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा आप। चलो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सबसे पहले देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 लेसर्स होते हैं, इसमें 1 लेसर होता है। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड डिफरेंट लेसर में रखे गए हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में रखे गए। इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये सॉल्यूशन जो है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का करंट होगा। इलेक्ट्रोलाइट से यहां पे, इलेक्ट्रोलाइट में यहां पे एनोड और कैथोड रखे गए, मगर यहां पे एक ही इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक ही सॉल्यूशन में दोनों रोड रखे गए हैं। इसमें जो ऑक्सीडेशन होता है जिंक में से Zn+, वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो एनोड में, सो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, सो ये नेगेटिव होगा और सामने वाला पॉजिटिव होगा। इसमें बैटरी डिसाइड करेगी कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। जो स्मॉल पार्ट है उसके साथ जुड़ा गया वो नेगेटिव, हाई पार्ट है जो लॉन्ग पार्ट है उसके साथ जुड़ा गया हो पॉजिटिव। इसमें एनोड पॉजिटिव होता है, इसमें एनोड नेगेटिव होता है। इसमें कैथोड नेगेटिव होता है, इसमें कैथोड पॉजिटिव होता है। याद रहे, एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा यह सेंटेंस। यदि आपको पूछा जाए कि एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, फिर आपको यह स्टेटमेंट ऑलवेज राइट कहना है। एनोड पे ऑलवेज, वो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, यहां पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, यहां पे भी ऑलवेज ऑक्सीडेशन ही होता है। दूसरी बात, यहां पे ऑलवेज रिडक्शन होता है, यहां पे भी ऑलवेज रिडक्शन ही होता है, कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होता है। मगर ऐसा कभी मत कीजिएगा कि यहां पे एनोड ऑलवेज नेगेटिव होता है, क्योंकि इसमें एनोड नेगेटिव है, इसमें तो एनोड पॉजिटिव है। ऐसा हम कभी नहीं कह सकते कि कैथोड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि कैथोड इसमें पॉजिटिव होता है मगर उसमें तो नेगेटिव होता है। इसमें केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी मतलब बैटरी स्टार्ट करोगे ना, तब जाके ही यह रिएक्शन होगा। जब बैटरी स्टार्ट करोगे तब जाके रिएक्शन होगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा। यहां पे इलेक्ट्रिकल का केमिकल में, इसमें केमिकल का इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन होगा। आई बात समझ में क्या कह रहे हैं हम? चलो नेक्स्ट। अब ये एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन, ये तो आपको पता चल गया। ये जो है सेल रिएक्शन कैसे हम निकालते हैं, एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन, सेल रिएक्शन। मगर सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करें हम, ये जो सेल है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए भैया सेल रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंटेशन क्यों करना है। सबसे पहले तो ऐसे एग्जाम में थोड़ी ना आपको सेल इतना बड़ा ड्रॉ करके देंगे, वो तो सिर्फ रिप्रेजेंट करके देंगे कि इतना ऐसा आपको सेल दिया गया है। कैसे देख लीजिएगा, आपको कोई भी सेल क्यों ना हो, कोई भी सेल क्यों ना हो, आपको उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है उसके लिए आप एक कंसेप्ट समझिएगा। लेफ्ट से स्टार्ट करना है, राइट तक आपको देखना है उसको। लेफ्ट से स्टार्ट करके आपको राइट तक देखना है। देख लीजिएगा सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। लेफ्ट से लेकर राइट तक आपको रिप्रेजेंट करना है, मतलब ये नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक रिप्रेजेंट करना है। ऑलवेज टर्मिनल, दोनों साइड, मतलब अंत में टर्मिनल में ये रोड रखने हैं आपको। रोड मतलब ये इलेक्ट्रोड सॉलिड जो है वो रखने हैं आपको, सॉलिड रखने हैं आपको। ये सोल्ट ब्रिज ऑलवेज बीच में रखना है। सोल्ट ब्रिज जो है ऑलवेज ये आयंस जो है, आयन मतलब ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट, उसमें ही रखना है। अब मैं ड्रॉ करता हूं, देख लीजिएगा कैसे है। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है। सबसे पहले जिंक जो सॉलिड है वो एनोड से स्टार्ट हुआ और जिंक सॉलिड है वो नेगेटिव चार्ज है। देख लीजिएगा और रोड है वो नेगेटिव चार्ज है। जिंक में से आ रहे हैं हम Zn2+ में। देख लीजिएगा जिंक में से आ रहे हैं Zn2+ में, एक्वियस मीडिया है। उसके बाद
ये जो है आ रहा है सोल्ट ब्रिज आ रहा है। सोल्ट ब्रिज की जो साइन है डबल हाइपन है, ऐसे ही सोल्ट ब्रिज की जो साइन है वो डबल हाइपन है। सोल्ट ब्रिज में से आ रहे हैं हम Cu2 प्लस में, सोल्ट ब्रिज में से आ रहे हैं हम Cu2 प्लस में, और Cu2 प्लस के बाद आएगा Cu सॉलिड, Cu2 प्लस के बाद आएगा Cu सॉलिड, और वो रोड जो है वो पॉजिटिव रोड है। याद रखे सोल्ट ब्रिज है ना, सबसे पहले आपको यदि सेल रिप्रेजेंटेशन को चेक करने की बात है, सेल रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन आ जाए, तब ऑलवेज याद रखना ये सोल्ट ब्रिज है ना, सोल्ट ब्रिज वो ऑलवेज सॉल्यूशन में ही रखा जाता है, मतलब ये आयंस में ही रखा जाता है। सोल्ट ब्रिज के ऑलवेज यहां पे आयंस होने चाहिए। यहां पे कभी सोल्ट ब्रिज के पास सॉलिड या तो गैस मत रखिएगा, यहां पे सोल्ट ब्रिज के पास सॉलिड या तो गैस कभी मत रखिएगा। सोल्ट ब्रिज जो है, सोल्ट ब्रिज उसको हमें एनोड के सॉल्यूशन में एज वेल एज कैथोड के सॉल्यूशन में रखना है। सॉलिड ऑलवेज टर्मिनल होता है, सॉलिड कभी बीच में नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड से स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रोड तक जाना हमें, लेफ्ट से स्टार्ट करना है, राइट तक जाना हमें। सो यहां पे फिर से जिंक सॉलिड में से आना हमें Zn2 प्लस में, Zn2 प्लस में से सोल्ट ब्रिज में, सोल्ट ब्रिज में से Cu2 प्लस में, Cu2 प्लस में से Cu सॉलिड में। लेफ्ट से स्टार्ट करना है, राइट तक जाना है हमें, ठीक है। फिर से जिंक सॉलिड से स्टार्ट करना है, जिंक सॉलिड आएगा Zn2 प्लस में, Zn2 प्लस आएगा सोल्ट ब्रिज में, सोल्ट ब्रिज में आएगा Cu2 प्लस में, Cu2 प्लस से आएगा Cu सॉलिड। सोल्ट ब्रिज के ऑलवेज पास में एक्वियस मतलब ये आयंस ही होने चाहिए, कभी यहां पे इसके पास में नहीं तो ये गैस आएगा, ना तो ये सॉलिड आएगा, ना तो ये लिक्विड आएगा। ऑलवेज क्या आएगा, सोल्ट ब्रिज के आसपास आयंस ही आएंगे। टर्मिनल ऑलवेज, अंत में ऑलवेज लेफ्ट जो टर्मिनल है वो सॉलिड, राइट टर्मिनल भी सॉलिड ही आएगा। आई बात समझ में? ये जो है टर्मिनल वो नेगेटिव होता है, राइट टर्मिनल जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन की बात। चलो और एक बात, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक तो आपने बरसों से पढ़ी है, ये लिख लेना भैया। ये सोल्ट ब्रिज में कौन कौन रखे जाते हैं वो बाद में लिख लेना। इसकी जो ट्रिक है भैया वो अलोन ट्रिक कही जाती है। ये यदि आपने याद भी नहीं रखी, फिर इतने मैं कंसेप्ट दूंगा इसका, आपको ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे इजी लगेगा। ये कोई भी यदि आपने दिल से पढ़ा, फिर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे इजी लगेगा आपको। चलो, ए का मीनिंग होता है एनोड, ए का मीनिंग होता है एनोड, एल का मीनिंग होता है वो होता है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड होता है। ओ मतलब उस पे ऑलवेज होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है उस पे ऑक्सीडेशन होता है। और एन का मीनिंग होता है उसका जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज होता है, उसका जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और उसको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? इलेक्ट्रोड कहा जाता है। फिर से अलोन जो ये हमारी ट्रिक है, अलोन का मीनिंग जो होता है वो ए मतलब एनोड, एल मतलब लेफ्ट साइड होता है, उस पे होता है ऑक्सीडेशन, वो जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, ई मतलब उसको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ये अलोन की बात आपको समझ में आ गई। सो ये पूरा एक बार कंप्लीट आप इसको लिख लीजिएगा। यहां पे जो मैं पूरा आपको दिया गया था, जो यहां पे इरेज किए हैं वो कंसेप्ट भी एक बार लिख लीजिएगा। ये आई होप कि सोल्ट ब्रिज का आपको कंसेप्ट भी मैं लिखा नहीं रहा हूं, मगर जो भी बोला हूं मैं, मोर इलेक्ट्रो, मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, ये सब कुछ आपको पॉइंट्स लिख लेने हैं साथ साथ में। जो भी जेआरएफ जिसने किया है उसकी एक ही कैरेक्टरिस्टिक मैंने देखी है, जो भी मैं बोलता हूं उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब कुछ नहीं लिखना है, मगर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो लिख ले रहे हैं। क्योंकि अब इतना सिर्फ आपने मान लो आपकी नोट्स में लिखा, फिर कैसे समझ में आएगा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? कई सारे पॉइंट्स में बोला हूं, वो पॉइंट्स लिख लेना है आपको साइड में से, ठीक है। बाकी के जो सारे तो मैं लिखाऊंगा ही, मगर यहां पे चलो सबसे पहले इसको आपको ये लिखना है। दूसरी बात मैं बता दूं, चलो यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसको डेनियल सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेनियल सेल। ये जो है डेनियल सेल है, इसको वोल्टेइक सेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वोल्टेइक। इसको गैल्वेनिक सेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गैल्वेनिक सेल भी बोला जाता है। अब ध्यान रखें, यहां पे यदि वोल्ट मीटर जोड़ा है तब वोल्टेइक सेल बोला जाता है, यदि गैल्वेनोमीटर जोड़ा है तब गैल्वेनिक सेल बोला जाता है।
मगर डैनियल सेल कब बोले जाते हैं? डैनियल सेल आप उसको ही बोल सकते हो जिसमें जिंक एंड कॉपर यदि रखा गया है, जिसमें जिंक एंड कॉपर यदि रखा गया है, जिंक का एनोड, कॉपर का कैथोड, तब जाके ही डैनियल सेल बोल सकते हैं। मान लो यहां पे मैंने कॉपर रखा है, यहां पे मैंने सिल्वर रखा है, तब उसको डैनियल सेल नहीं बोलते, उसको गैल्वेनिक, सबको यहां पे जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम ड्रॉ करते हैं उसको गैल्वेनिक सेल बोल सकते हैं, वोल्टेइक सेल बोल सकते हैं, मगर डैनियल सेल सबको नहीं बोल सकते। डैनियल सेल तो सिर्फ और सिर्फ जिंक और कॉपर को ही बोल सकते हैं। जब जिंक का एनोड हो, कॉपर का कैथोड हो, तब ही हम डैनियल, क्योंकि डैनियल साइंटिस्ट ने जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डिस्कवरी की थी, उसमें जिंक और कॉपर से स्टार्ट की थी। सो जिंक और कॉपर का जो स्पेशल सेल है उसको नाम दे दी था उसने, डैनियल सेल दे दिया। सो डैनियल सेल की बात आई तब क्या करना है आपको, जिंक और कॉपर ही रखना है। यदि यहां पे मैंने कॉपर रख दिया, यहां पे सिल्वर रख दिया, तब वो डैनियल सेल नहीं है, वो गैल्वेनिक सेल बोल सकते हैं, उसको वोल्टेइक सेल बोल सकते हैं, मगर उसको डैनियल सेल नहीं बोल सकते। आई बात समझ में? डैनियल सेल किसको बोलते हैं? जिंक का एनोड और कॉपर का कैथोड, उसको ही सिर्फ डैनियल सेल बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको एक बार उतारना है, उतार लीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा। चलो मान लो अब दूसरे सेल की बात कर रहा हूं। मान लो आपको जिंक और कॉपर के बाद कॉपर एंड सिल्वर का मान लो आपको यह सेल बनाना है। सबसे पहले तो आपको यह क्वेश्चन होगा कि किसका एनोड और किसका कैथोड, सो उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। यहां पे देख लीजिएगा, सबसे पहले यहां पे मैं टू लेसर्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं हम। चलो यहां पे टू लेसर्स रख रहे हैं। फर्स्ट में इलेक्ट्रोड रखा गया है कॉपर का, यहां पे इलेक्ट्रोड रखा गया है सिल्वर का। दोनों को हम गैलोमीटर या तो वोल्टमीटर या तो पोटेंशियोमीटर से भी जोड़ सकते हैं। पोटेंशियल उसका यदि नापना है, हमें पोटेंशियल मेजर करना है, तो पोटेंशियोमीटर भी वहां पे रख सकते हैं। चलो देखिएगा, यहां पे दोनों को हम सोल्ट ब्रिज से, दोनों को हम सोल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं, क्षार सेतु जिसको बोला जाता है। चलो यहां पे ये ग्लास वूल रखा गया है, इसमें एमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट वो सब रखे गए हैं। चलो अब ये कॉपर का एनोड है और सिल्वर का कैथोड है। इसमें रिएक्शन में सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए भैया, देख लीजिएगा, यदि आपको यह कॉपर का एनोड रखना है तब इसमें CuSO4 ही फिल करना है। CuSO4 मतलब यहां पे कोई भी है नेगेटिव तो डिफरेंस ले सकते हो, मगर Cu2+ आना चाहिए उसमें। यहां पे Ag है इसलिए AgNO3, जिसमें Ag+ आयन है वो रखना है। इसमें चलो रिएक्शन क्या होगा, कॉपर सॉलिड में से Cu2+ बनेगा, Cu सॉलिड में से Cu2+ बनेगा। इसमें क्या होगा, Ag+ में से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो Ag सॉलिड में कन्वर्ट होगा। एनोड कैथोड की रिएक्शन करते हैं, बैलेंस भी हमें करना है इसका। देख लीजिएगा, सबसे पहले एनोड पे क्या होगा, एनोड जो है उस पे Cu सॉलिड हमारे पास है, वो Cu सॉलिड Cu2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो Cu2+ में कन्वर्ट होगा। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें बढ़ जाएगी, सो ये जो रोड हो गया वो नेगेटिव हो जाएगा। और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से ये पॉजिटिव साइड आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें यदि 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है अभी इसमें, तब 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए आपको 2Ag+ ही चाहिए। इसमें क्या चाहिए भैया, 2Ag+ ही चाहिए। सो कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा, कैथोड पे 2Ag+ जो एक्वियस है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2Ag सॉलिड में कन्वर्ट होगा, 2Ag सॉलिड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट यहां पे, चलो सोचिए इसको, यहां पे कॉपर सल्फेट भरा हुआ था, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सोचिए। ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई इसलिए नेगेटिव हो गया। अब इसकी इंटेंसिटी सोचनी है आपको, इसकी इंटेंसिटी मतलब यहां पे जो
ये कलर की इंटेंसिटी वो बढ़ेगी या तो कम होगी। Cu2+ इसमें आ रहा है, Cu2+ इसमें आ रहा है, Cu2+ इसमें आ रहा है। Cu2+ से उसका जो कलर है वो ब्लू कलर होता है। Cu2+ जैसे जैसे इसमें आता जाएगा, इसकी इंटेंसिटी, इसका जो ब्लू कलर है वो धीरे 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 लाइट में से डार्क होता जाएगा, पूरा डार्क हो जाएगा, क्योंकि इसमें Cu2+ आ रहा है। और जैसे जैसे आएगा इसका जो रोड है उसका वेट क्या होगा, लॉस होगा। जनरली एनोड, जनरली बोल रहा हूं, ऑलवेज नहीं, जनरली एनोड का जो है वो वेट लॉस होगा, एनोड का वेट लॉस होगा जनरली। इसलिए बोल रहा हूं, जब हम गैस इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे तब गैस इलेक्ट्रोड में तो ये जो प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम का वेट लॉस नहीं होगा। यदि प्लेटिनम का वेट लॉस होता ना, आपको घर से निकाल देंगे प्लेटिनम का, यदि वेट लॉस करके आए तब। क्यों? इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्लेटिनम का वेट। गूगल में जाकर प्लेटिनम का जो वैल्यू है वो पता कर लीजिएगा एक बार। आपको पता है ये सोना, ये जो ओरम है सोना चांदी में सोना का 1 तोला जो भाव बोलते हैं, मतलब ये जो 10 ग्राम है, 10 ग्राम, उसकी भी वैल्यू आपको पता है। ये जो सोना है उससे तो ज्यादा ये कीमती है प्लेटिनम, व्हाइट गोल्ड जिसको बोला जाता है। देख लीजिए एक बार गूगल में जाके, इसके बाद ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद, बीच में से नहीं। क्या बोल रहे थे हम? Cu2+ आ रहा है, इसमें Cu2+ आ रहा है, इसलिए इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। इसमें सॉल्यूशन में जो Ag+ भरा हुआ है वो Ag+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। सो इसका वेट जो है, इसका वेट, सिल्वर का ये जो रोड है उसका वेट बढ़ता जाएगा, इसका वेट जो है वो कम होता जाएगा। सोल्ट ब्रिज में जो पोटेशियम नाइट्रेट भरा हुआ है, मान लो यहां पे सोल्ट ब्रिज में KNO3 भरा हुआ है, पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए नेगेटिव आएगा, और यहां पे जो नेगेटिव पॉजिटिव कम हो रहा है, सो उसको बैलेंस करने के लिए यहां पे पॉजिटिव आएगा। दूसरी बात, इसमें KCl सॉल्यूशन नहीं भर सकता है। डेनियल जो है, डेनियल, उसमें KCl भर सकते हो, मगर इसमें तो KCl भर ही नहीं सकते आप, 100% नहीं भर सकते हो आप। क्यों? यदि इसमें KCl भर दिया, इसमें Cl- होगा ये सोल्ट ब्रिज में। सो इसमें से Cl- और इसमें से Ag+, AgCl एक दूसरे के साथ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, और AgCl का PPT यहां पे कन्वर्ट हो जाता है, AgCl के PPT आ जाते हैं। सो इसमें यदि आपने भूल से भी KCl भर दिया ना, फिर तो आप गए, क्योंकि KCl नहीं भर सकते आप। KNO3 की जगह पे KCl क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि Cl- जो है वो Ag+ के साथ रिएक्शन करके AgCl में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए। सो यहां पे AgCl नहीं बनना चाहिए। चलो इसका सेल रिएक्शन में सबसे पहले Cu सॉलिड प्लस 2Ag+ एक्वियस, इट गिव्स Cu2+ एक्वियस प्लस 2Ag सॉलिड। ठीक है। अब इसका मान लो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन करना है, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करना है, मान लो सेल रिप्रेजेंटेशन। तब आपको पता है सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, लेफ्ट से लेकर राइट तक किया जाता है। सेल रिप्रेजेंटेशन में फिक्स होता है, दोनों टर्मिनल सॉलिड होते हैं। सोल्ट ब्रिज जो है डुबाया गया है, जिसको इसमें डुबाया है, वो ऑलवेज एक्वियस ही होना चाहिए। ठीक है। चलो कहां से स्टार्ट करना है? मैं Cu सॉलिड से स्टार्ट करना है। Cu सॉलिड में से Cu2+ बन रहा है, Cu सॉलिड में से Cu2+ बन रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है? सोल्ट ब्रिज आ रहा है, देख लीजिएगा। उसके बाद आ रहा है सोल्ट ब्रिज के बाद वो आ रहा है Ag+ में, वो आ रहा है Ag+ में, और Ag+ के बाद लास्ट में Ag सॉलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Ag सॉलिड हो जाएगा। ये होगा रोड पॉजिटिव, ये होगा रोड नेगेटिव। दूसरी बात, सेल रिप्रेजेंटेशन में कभी भी यहां पे 2Ag+, यहां पे 2Ag ऐसा कुछ मत लिखिएगा। बैलेंस जो आपको करना है, वो बैलेंस आपको करना है ये रिएक्शन में करना है। बैलेंस, फिर से ये बैलेंस जो करना है आपको रिएक्शन में करना है। कभी भी ये सेल रिप्रेजेंटेशन में 2, 3 ऐसा कुछ नहीं रखिएगा। यहां पे सिर्फ आपको Ag+ लिखना है, यहां पे सिर्फ आपको Ag लिखना है। यहां पे जो लिखा हमने 2Ag+, ऐसा यहां पे सेल रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, बैलेंस नहीं करना है। फिर से सेल रिप्रेजेंटेशन में आपको रिप्रेजेंट करना है, बैलेंस नहीं करना है आपको। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है?
लेफ्ट से स्टार्ट करना है, राइट तक रिप्रेजेंटेशन करना है। लेफ्ट से लेके राइट तक आपको रिप्रेजेंट करना है आपको, ठीक है। सो ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई, ये हो गई सेल रिएक्शन की। सेल रिएक्शन भी बैलेंस में होना चाहिए। यहां पे 2Ag प्लस है, यहां पे 2 प्लस है। Cu का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Ag का रिडक्शन हो रहा है। ऑलवेज ये जो रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन होती है इसमें, ठीक है। ये हो गई कॉपर और सिल्वर का, ये जो है गैल्वेनिक सेल या तो वोल्टेक सेल की बात हो गई। इसको डेनियल सेल नहीं बोल सकते। क्यों डेनियल सेल नहीं बोल सकते? क्योंकि इसमें जिंक और कॉपर नहीं है। इसको ऐसा मत बोलिएगा ये हाफ डेनियल सेल है कि इसमें कॉपर तो है ना, हाफ ऐसा नहीं होता हो, पूरा डेनियल सेल होता है। उतार लीजिएगा इसको एक बार। चलो नेक्स्ट आपको मैं यहां पे, चलो मान लो हमें एल्यूमिनियम, चलो एल्यूमिनियम एंड टीन का हमें ये बनाना है, सेल बनाना है। एल्यूमिनियम एंड टीन का सेल बनाना है। देख लीजिएगा यहां पे सबसे पहले हमारे पास 2 लेसर्स हैं। यहां पे लेफ्ट साइड एनोड, राइट साइड कैथोड। यहां पे रॉड रख रहा हूं मैं एल्यूमिनियम का, ठीक है। यहां पे रॉड जो रख रहा हूं मैं टीन का रख रहा हूं। दोनों को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया है, दोनों को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया है। दोनों को सोल्ट ब्रिज से भी जोड़ा गया है, दोनों के सॉल्यूशन को। यहां पे रख दिया हमने ग्लास वूल, यहां पे रख दिया है ग्लास वूल। इसमें भरा गया है पोटेशियम नाइट्रेट या तो एमोनियम नाइट्रेट, ऐसा कोई सॉल्यूशन भरा गया है इसमें। चलो फिर से, ये कौन सा है भैया? एल्यूमिनियम। ये कौन सा है रॉड? टीन का। ये आपको पता ही है कि कैथोड जो होगा पॉजिटिव होगा, एनोड नेगेटिव होगा। क्यों एनोड नेगेटिव होगा? इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। एल्यूमिनियम में से एल्यूमिनियम 3+ इसमें सॉल्यूशन में आएगा। एल्यूमिनियम में से एल्यूमिनियम 3+ यहां पे सॉल्यूशन में आएगा। Sn जो होता है वो 2+ होता है। Sn2+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यहां पे अटैच हो जाएगा। सो फ्रेंड्स देख लीजिएगा, ये जो सॉल्यूशन है, ये जो एल्यूमिनियम का सॉल्यूशन है, उसमें एल्यूमिनियम 3+ बढ़ते जाएगा। इसमें जो टीन भरा हुआ है Sn2+ वो कम होते जाएंगे, ठीक है। इसमें मान लो टिन सल्फेट भरा हुआ है, इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट भरा हुआ है। सोचिए, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर इस तरफ आएगा, इस तरफ जाएगी इलेक्ट्रॉन। एनोड और कैथोड की हमें रिएक्शन लिखनी है। चलो सोचिए, एनोड कैथोड की रिएक्शन लिखनी है हमें। सबसे पहले एनोड पे जो होगा, देख लीजिएगा, एनोड पे एल्यूमिनियम सॉलिड है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। मैं पहला पूरा आपको पढ़ा दूं, उसके बाद ही यहां पे लिखना है आपको। उसके बाद कैथोड जो है, कैथोड उस पे है Sn2+ एक्वियस है। Sn2+ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Sn सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं चलेगा कि यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए और उसने 2 इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट किया, ऐसा नहीं चलेगा भैया। सो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 को 2 से, 2 को 3 से। चलो इसको मैं एनोड की जो है रिएक्शन, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो 2Al सॉलिड, इट गिव्स 2Al3+ एक्वियस, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तब 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चलो कैथोड की बात करें हम, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 3Sn2+ एक्वियस, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 6 इलेक्ट्रॉन माइनस, इट गिव्स, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तब 3Sn सॉलिड। अब देख लीजिएगा, जितने इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए उतने इसने एक्सेप्ट कर लिए। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गई है, तब इसका बैलेंस इक्वेशन लिखना है। सो सेल रिएक्शन 2Al सॉलिड प्लस 3Sn2+ एक्वियस, इट गिव्स 2Al3+ एक्वियस प्लस 3Sn सॉलिड, प्लस 3Sn सॉलिड। ये हो गई बात, सेल रिएक्शन की बात हो गई। चलो ठीक है, अब मान लो हमें सेल रिप्रेजेंट करना है। यहां पे मैं आपको बता दूं भैया, आगे हम नॉन सीक्वेंस में n मतलब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज,
यहां पे 6 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज है। n इज इक्वल टू कितना लिखना पड़ेगा, हमें 6 लिखना पड़ेगा। आगे जो भी 2 सेल हमने पढ़े हैं, यहां पे जो 2 सेल पढ़ा है, इसमें n इज इक्वल टू कितना लिखना पड़ेगा, हमें 2, क्योंकि इसमें रिएक्शन में देख लीजिएगा 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन चेंज, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज। सो यहां पे 2। डेनियल सेल की जो बात की थी हमने, डेनियल सेल की जो बात की थी हमने यहां पे, इसमें यदि इलेक्ट्रॉन चेंज की हमें जरूरत पड़ी, फिर यहां पे n कितना होगा, यहां पे n2 होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है इसलिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स देख लीजिएगा फिर से, यहां पे n जो होगा वो 6 होगा, क्योंकि यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। चलो सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं हम। कहां से स्टार्ट करना है और कहां पे खत्म करना है भैया, लेफ्ट से स्टार्ट करना है, राइट तक खत्म करना है हमें। लेफ्ट से कौन है, एल्यूमिनियम सॉलिड है, एल्यूमिनियम सॉलिड कन्वर्ट होगा एल्यूमिनियम 3+ में, देख लीजिए एल्यूमिनियम 3+ में। उसके बाद आएगा सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद आएगा सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के बाद आएगा SN2+ एक्वियस, SN2+ एक्वियस, और SN2+ के बाद आएगा SN सॉलिड। अब ये जो रॉड है वो पॉजिटिव रॉड है, ये जो टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल है। सॉल्ट ब्रिज ऑलवेज एक्वियस आयंस में रखा गया होगा, सॉलिड ऑलवेज टर्मिनल आएगा। लेफ्ट से स्टार्ट करना है, राइट तक आपको खत्म करना है। आगे बात समझ में कैसे इसका सेल, इसमें कभी बैलेंस मत कीजिएगा कि यहां पे 3 रखना पड़ेगा, यहां पे 2 रखना पड़ेगा। सेल रिप्रेजेंटेशन में बैलेंस की जरूरत नहीं होती, बैलेंस की जरूरत होती है सेल रिएक्शन में। फिर से, सेल रिप्रेजेंटेशन में बैलेंस का मत कीजिएगा, आपको जो भी बैलेंस करना है वो सेल रिएक्शन में करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन में नहीं। ठीक है, सो इसको एक बार उतार लीजिएगा, इसको कंप्लीट उतार लीजिएगा। नेक्स्ट चलो, आपको मैं होमवर्क देता हूं, आपको कंप्लीट सेल ड्रॉ करना है और उसका सेल रिएक्शन, एनोड की सेल रिएक्शन, कैथोड की सेल रिएक्शन लिखनी है। उसके बाद आपको यह सेल रिप्रेजेंटेशन भी करना है। यहां पे जो मैंने पढ़ाए हैं आपको सिर्फ पॉजिटिव का पढ़ाए हैं, उसके बाद नेगेटिव मतलब गैस इलेक्ट्रोड भी आएगा, उसके बाद एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, उसके बाद एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। 4 केसेस है, 4 केसेस में से सिर्फ मैंने आपको एक केस पढ़ाया अभी। चलो आपको लेफ्ट मान लो आपको रखना है, कॉपर रखना है। चलो कॉपर तो मैंने दे दिया, कॉपर और सिल्वर तो दे दिया मैंने। ठीक है, चलो लेफ्ट रखेंगे आप Fe एंड राइट मान लो आप रखोगे सिल्वर को रखोगे। लेफ्ट में Fe, राइट में सिल्वर रख दीजिएगा। ठीक है, Fe में से Fe2+, चलो Fe के 2 आयंस होते हैं, Fe2+, Fe3+। Fe का 2+ में कन्वर्ट करना है, 3+ में क्यों नहीं, वो भी एक कंसेप्ट आएगा, इलेक्ट्रो इनोट सेल वाला कंसेप्ट, वो हम पढ़ेंगे। अभी Fe में से Fe2+ को आपको करना है। चलो उसके बाद एल्यूमिनियम एंड सिल्वर, इसको भी आप कैलकुलेट कीजिएगा, एल्यूमिनियम सिल्वर। थर्ड मान लो आपको दिया रखा है मैंने मैग्नीशियम एंड मान लो यहां पे दे रखा है आपको जिंक, मैग्नीशियम एंड जिंक। लेफ्ट जो है वो एनोड रहेगा, राइट जो है वो कैथोड रहेगा। ये 3 को आपको सोल्व करना है, होमवर्क में सोल्व करना है। ये 3 का आपको सेल रिएक्शन लिखना है, एनोड रिएक्शन लिखना है, कैथोड रिएक्शन लिखना है, मतलब हाफ सेल रिएक्शन, फुल सेल रिएक्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ भी करना है। सो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे फर्स्ट डे यहाँ पे पॉजिटिव का खत्म किया है हमने। नेक्स्ट लेक्चर में नेगेटिव गैस इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, उसके बाद इनोड सेल पढ़ेंगे, सब डिटेल में आगे बताया जाएगा। सो फ्रेंड्स, जिसको हमारे साथ जुड़ना है वो जुड़ते जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आज मैंने दिया है वो कल कंप्लीट करके 2 बार 3 बार परफेक्ट। ऑलवेज लेक्चर में आपको क्या करना है, यदि आपको परफेक्शन लाना है केमिस्ट्री में, कल का लेक्चर देखने से पहले आज का कंप्लीट 100% यदि रिवीजन है आपके पास, तब जाके ही दूसरा लेक्चर देखिएगा, ताकि आपको एक्यूरेसी आ जाए। कोई भी केमिस्ट्री पढ़नी है, कोई भी केमिस्ट्री के लिए आपको आज का कंप्लीट लेक्चर करना है, उसके बाद ही नेक्स्ट लेक्चर देखना है। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में समझ में तो आएगा आपको, मगर हमें सिर्फ समझना नहीं है, हमें एक्यूरेसी चाहिए। एक्यूरेसी के लिए आज का कंप्लीट आप रिवाइज कीजिएगा, रिवीजन करने के बाद ही नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ। आओ जो, जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ, जय हिंद। મળીએ नेक्स्ट लेक्चर में।